हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं इसका पार्ट 4, चैप्टर 7 का पार्ट 4 हिस्ट्री का। करा में इसके पहले हम लोग पढ़े थे, प्राप्त इसमें काफ़ी सुधार हुए, परंतु 1929 की महामंदी में ने उसे पूर्ण 1929 के वर्ष में ही पहुंचा दिया। लेकिन 1929 के महामंदी था, 1929 तक इतना खतरनाक महामंदी आया कि पहले जो महामंदी था उसके भी पीछे पहुंचा दिया गया। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी में लोगों के लगभग कितने रोजगार हो गए बेरोजगार? 60 लाख। यानी कि 60 लाख इस महामंदी के पहले काम कर रहे थे किसी न किसी फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री बंद हो गया होगा किसी न किसी कारण से, क्योंकि बैंक लोन देने के लिए बंद कर दिया था। बैंक बहुत सारे बैंकों के लिए दिवालिया निकल गए थे। उसके बावजूद जो लोग जो थे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, सट्टे में पैसा लगा रहे थे, तो कह सकते हैं कि यहाँ के 60 लाख लोगों क्या हो गए, इसी प्रकार से बेरोजगार होते चले गए। संपूर्ण देश के अराजकता में डूब गया। देखा जाए तो संपूर्ण पूरा देश जो था, अब समझ में नहीं आ रहा था पूरा देश को कि क्या करे क्या ना करे। पूर्ण रूप से वो क्या हो गया था, डूब गया था, खत्म हो गया था। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को सत्ताहीन किया। इसी का लाभ क्या हुआ, लाभ को उठाया और देखा गया अपने आप को हिटलर ने क्या किया, सत्ताहीन किया। उन्हें सत्तासीन मतलब क्या, यानी सत्ता का भूख उसमें जगा। उस सोचा कि वो लगता है कि आप सत्ता पर हम ही को बैठना पड़ेगा। सत्ता पर कोई बैठना चाह नहीं रहा था क्योंकि आर्थिक स्थिति पर यहाँ चल नहीं रहा था और उसे आलोचना का सामना करना पड़ता था। इसी को फायदा उठाया कौन, हिटलर ने। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, किसके उत्पादन, ब्रिटेन के उत्पादन निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाहन स्तर, इस सब में भी तेजी से गिरावट आने लगा। जो 1929 में ऐसा हुआ कि ब्रिटेन जो पूरे विश्व पर राज कर रहा था, अब उस पूरे विश्व पर राज करने के बावजूद उसके पास पैसा की कमी नहीं था, उसके भी उत्पादन और निर्यात और आयात में क्या चीज होने लगा, निर्वाह स्तर गिर गया। और नॉर्मल तरीके से नहीं गिरा, मतलब बहुत तेज़ी से इसकी कमी हो गई। आयात कम, वस्तुओं का आयात कम होने लगा, निर्यात कम होने लगा, रोजगार लोगों ब्रिटेन के लोग बेरोजगार होने लगे रोजगार से, जिसके कारण इसको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लगभग कितने लाख लोग बेरोजगार हो गए, 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इसी महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्व व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। इसी को देखते हुए, इसी को महामंदी को देखते हुए क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल क्या हुआ, एक संरक्षणवाद का पैदा हुआ। एक संरक्षणवाद उभर कर सामने आया, जिसको एक कठोर उपाय, इसका एक कहने का मतलब एक ऐसा उपाय ढूंढा जाए, एक ऐसा उपाय खोजा जाए कि सभी आर्थिक मंदी को, जितनी भी मंदी है, आयात पर रोक लग गया, बेरोजगार हो रहे हैं, उस सभी को बंद कर दिया जाए। यानी कहने पर उस पर रोक लगे, आर्थिक स्थिति को सुधारे जाने लगे। आर्थिक उपाय किए गए जिसका विश्वव्यापी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये आर्थिक उपाय पूरे विश्व पर बहुत इसका प्रभाव पड़ा, यानी कह सकते इसका असर पड़ा। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है। अगर देखा जाए तो अगर हम इस महामंदी को भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी है। अगर देखा जाए तो इस स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था कितना एकीकृत, यानी कि पूर्ण रूप से पूरा विश्व एक जगह इकट्ठा हो गया था, समेट गया था। लोग चाह रहे थे कि इसी तरीक़े से महामंदी को ख़त्म किया जाए। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा महामंदी ने किसको किया, पूरा भारतीय व्यापार, यानी कि भारतीय व्यापार को एकदम खराब कर दिया। भारत में जो भी व्यापार हो रहा था, महामंदी आने के कारण सारा व्यापार ठप पड़ गया। बोल कैसे ठप पड़ गया बस सर, जिसको हमको समझा के पर्याप्त बताइए। हम के देखिए इस समय 1929 के समय, कब की 1929 के समय, 1929 के समय भारत का शासन कौन था, भारत में किसका राज था, भारत में राज ब्रिटेन का था। तो सर ब्रिटेन का थोड़ी ना था, इंग्लैंड का था। अरे इंग्लैंड को ही क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहो, इंग्लैंड कहो या अंग्रेज कहो, सब यही थे, इसका था। अब ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में उत्पादन पर रोक लग गया, उत्पादन। इस समय उत्पादन होता था ब्रिटेन में, भारत से ये कच्चा वस्तु जाता था कहाँ,
उत्पादन के लिए कहाँ जाता था? ब्रिटेन में जाता था। अब क्या यहाँ पर तो ब्रिटेन में उत्पादन पर रोक लग गया, तो क्या कच्चा वस्तुएं जा पाएंगे, कृषि वाला औद्योगिक आधारित वस्तुएं जा पाएंगे ब्रिटेन? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रोक लग गया, उत्पादन बंद हो गया। तो कच्चा माल क्यों खरीदेगा? तो जब कच्चा माल नहीं खरीदेगा तो भारत के जो भी किसान लोग हैं जो कच्चा माल बना रहे हैं, यानी कि कृषि करके इसको पैदा कर रहे हैं, कृषि करके इसको नुकसान कर क्या बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। और जब नहीं बेच पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? घर में रखना पड़ेगा। घर में रखते रखते क्या हो जाएगा? इस सारा कच्चा माल सड़ने लगेगा, सड़ने लगा, जिससे क्या चीज़ होगा? नुकसान होगा, और भारत के व्यापार पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोले सर ये तो समझ गए कि कृषि पर, व्यापार पर मान लें कि कृषि पर प्रभाव पड़ा, समझ गए। व्यापार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा? हम कि यहाँ उत्पादन होने ब्रिटेन से ज़्यादा था, अब ब्रिटेन से ही आयात होता था। क्या होता था? आयात यानी कि वस्तु आते थे कहाँ? भारत बिकने के लिए। अब मंदी इतना ठप पड़ चुका है, किसी के पास पैसा नहीं, तो क्या उत्पादन नहीं हो रहा, तो क्या वस्तु आ पाएगा भारत में? नहीं, तो नहीं आ पाएगा तो क्या भारत में व्यापार हो पाएगा बढ़िया से? नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं मूल रूप से भारत को भी इसका विपरीत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हुआ तो यहाँ के भी लोग क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। यहाँ भी आयात जीवन के स्तर धीरे धीरे क्या होने लगा? नीचे गिरावट होने लगा, यानी कि नीचे गिरने लगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, युवा आगे बढ़ते रहें। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी होगी। यानी कि पहले मान लो 100 के ट्रक जाता था आने जाने में, अब 50 ट्रक ही आ जा पाता, यानी कि आधा। मैंने समझ रहे हैं, यानी कि मतलब पहले 100 वस्तु बिकता था, 50 वस्तु बिकने लगा। पहले 100 वस्तु बेचते थे, खरीदते थे, अब 50 वस्तु, यानी कि बहुत कम, आधा कम निर्यात पर रोक लग गया। कृषि उत्पादनों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई। अभी बताएं, जब वस्तु की कृषि क्या हो रहा था? कृषि जो लोग थे कृषि कर रहे थे, इसको बेच रहे थे, इसको बेच नहीं पाए, सड़ रहे थे, इसका उत्पादन क्या हुआ? वस्तु का अब गिरावट हो गया, खरीदी भी नहीं, तो वस्तु को कम ही दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा, तो वस्तु का क्या हो गया? इस वस्तु में कीमत में काफ़ी गिरावट आई, जिसका उदाहरण है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गया। सोच रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये केजी गेहूं दे रहा था तो मात्र 5 रुपये केजी बनने लगा, यानी कि 50% कीमत गिर गया। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोगों इस मंदी का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। शहर वाले के पास तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन गांव वाले, क्योंकि गांव में जो अधिकतर रहने वाले लोग कृषि करते हैं, कृषि तो आधारित है, और कृषि के सभी वस्तुओं पर 50% का गिरावट हो गया था, जिस कारण गाँव के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी। उसके बावजूद भी एक तो कृषि में क्या हो रहा था? उत्पादन कम हो रहा, बिक्री कम हो रहा था, पैसा मुनाफा कम हो रहा था। उसके बावजूद भी सरकार लगान मतलब टैक्स लेने के लिए कम नहीं कर रहा था, टैक्स सरकार उतना ही ले रहा था, जिसके कारण और किसानों की स्थिति खराब होते जा रहा था दिन ब दिन, जिसके किसानों के असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उसका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा होता था। और सबसे ज़्यादा कृषि में हुआ जो नकदी फसल उपजाया करते थे, क्योंकि नकदी फसल उपजाने में वो सर नकदी फसल किसको कहते हैं? जो समझा दीजिए, हमकी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी में अगर आप पढ़े होंगे तो समझते होंगे, लेकिन फिर भी बता देते आपको। नकदी फसल उसे कहते हैं वैसा फसल जो खेत में गए, खेत में कृषि किए और उसको काट के कबाड़ के कटाई करके डायरेक्ट जाकर बाजार में बेच दिए, नकदी फसल। जैसे सब्जी नकदी फसल के अंतर्गत आएगा, गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत आएगा, तंबाकू नकदी फसल के अंतर्गत आएगा, केला फल ये सब किसके फसल का आएगा? नकदी फसल के अंतर्गत आएगा। जाइए तोड़िए, डायरेक्ट बाजार में क्या कर दीजिए? बेच दीजिए। तो नकदी फसल में लागत ज़्यादा लगता था, मुनाफा कम हो रहा था, तो और टैक्स भी सरकार छोड़ नहीं रहा था, जिसके कारण और ज़्यादा किसानों को हालत ख़राब होते जा रहे थे। इस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलने पर वे महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए। इन्हीं सालों से पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा। यही कारण हुआ कि क्या चीज़? महाजनों मतलब घर में एक होते थे, हर एक गाँव में क्या हुआ करते थे? एक ऐसा जिनके पास पैसा रहता था वो कर्ज देते थे, और कर्ज जिनके पास सोना चांदी था, पैसा का तो आमदनी यही नहीं था, सोना चांदी महाजन के पास गिरवी रख के बेच के पैसा ले रहे थे। और इसके बाद ज़्यादा सोना हो जाएगा तो क्या रखेगा? इस सोना को क्या करने का? बेचने लगेगा तो क्या करेगा? निर्यात करना लगेगा। तो इस समय सोना चांदी का क्या होने लगा? निर्यात होने लगा। तो छोटी जब एक लोग बेच सकते थे, पूरे भारत में बिक रहा होगा तो कितना सोना चांदी इकट्ठा हो रहा। ऐसे भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोना की कमी तो था नहीं।
तो इस समय सोने का निर्यात होने लगा भारत से। जो ब्रिटेन अपनी कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था, एक जी निर्यात कम कर रहा था ब्रिटेन को, जिसके पास सोना खजाना कम होते जा रहा था, वो अपने कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन यहाँ से लेके जा रहा था सोना। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही मंदी जो है, जो कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का सबसे मेन भूमिका इसी के द्वारा निकला। अगला कह रहा है 20 बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कह रहा है 20 बाजार के आलोक में किस तरीक़े से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदलते चल गए हर एक देश को, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखने का प्रयास करते हैं, किसका प्रयास करते हैं, देखने का। कह रहा सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ, तो कह रहा सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। जिसमें आर्थिक स्थिति और आर्थिक कारकों का कौन स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 के बीच बनाने वाले आर्थिक संबंधों को दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1945 के बीच, 1929 और 1945 के बीच में दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं कि 1925 से 29 से पहले कैसा देश था, 1945 के बाद कैसा है। 1920 में 1929 तक का काल सामान्य आर्थिक समतुल्यथान एवं विकास का काल था। देखा जाए 1920 से 1929 तक जो ऐसा काल था जो विकास इस समय हो रहा था, विकास का दौर था। प्रथम महायुद्ध के बाद 20 पर से यूरोप का प्रभाव छीन हो गया। क्या, किसका प्रभाव छीन हो गया, यूरोप का प्रभाव छीन हो गया। यद्यपि उपनिवेशों एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ रूस से तीन देश विश्व की सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। यहाँ पर सभी देश डूबते रहे, लेकिन तीन देश प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। पहले कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ। जो सोवियत संघ को उसको USSR कहा जाता था, जो रूस जिसको कहते हैं। अभी तो टूट के 1991 में टूट गया, 1991 में टूट के विभाजन होकर 16 देश इधर बन गए और रूस एक अलग बड़ा देश बन के रहा, जिसको क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। ये तीन देश विश्व के सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल रहा। जैसे ही प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद मात्र 2 ही वर्ष आर्थिक संकट रहा, उसके बाद आर्थिक संकट खत्म हो गया। यहाँ यह संकट मांग में कमी के कारण उत्पन्न हुआ। ये भी संकट युद्ध में लड़ने के कारण नहीं, मांग में कमी, यानी कि उस समय अमेरिका जो था उत्पादन, हर एक वस्तु को उत्पादन कर रहा था, क्योंकि युद्ध में होने वाले प्रयोग होने वाले हर एक वस्तु को बनाकर बेच रहा था। अब सारा देश में आर्थिक संकट आ गया, युद्ध खत्म हो गया, आर्थिक संकट आ गया, तो सारा उत्पादन जो वस्तु किए हुए था वो बिकने नहीं लगा, जिसके कारण इसको आर्थिक संकट आ गया। तो खाली बस ये वस्तुओं को मांग करने के कम मांग के कारण विदेश में बिक नहीं रहा था, जिसके कारण यहाँ पर संकट का सामना करना पड़ा था, यानी कि युद्ध के लिए इसको संकट का सामना करना पड़ा। इन 2 वर्ष में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इन 2 ही वर्ष में कितने लोग बेरोजगार हो गए, 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा, और धीरे धीरे श्रमिक हड़तालों का सिलसिला क्या होने लगा, चल पड़ा, बढ़ने लगा। 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के लिए आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ। यहाँ देखा जाए तो तकनीकी आधार पर औद्योगिक विकास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसका प्रमाण है 1928 से 1929 में 50 लाख कार की बिक्री हुई। यही इसका प्रमाण था कि 1928 से 1929 में 50 लाख के कार की क्या होगी, कार की बिक्री हुई। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास केंद्रित होने लगा। यही इसका कारण हुआ कि नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने के लिए मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता का कुछ हाथ क्या हो गया, कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया, यानी कि बहुत सारा शक्ति ऐसा हुआ जो कंपनियों के हाथ में चला गया। आज भी अमेरिका की पूरा ताकत कंपनियों के हाथ में, क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है, कंपनी के पास है, पैसा सारा मार्केट कंपनी संभाले हुए व्यापार।
सोवियत रूस और जापान इन दो देश में भी 1920 और 1929 के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। यही कारण हुआ कि अगर देखा जाए सोवियत रूस और जापान के इन दो देशों में देखा जाए 1920 और 1929 के बीच देखा जाए आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी क्या हुआ, प्रगति हुआ। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था के विस्तार विश्व स्तर पर प्रचलित और प्रशासनित करने की कोशिश को, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवाद महत्वाकांक्षाओं को आक्रामक रूप में दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। यही कारण है कि आर्थिक स्थिति के बाद भी बनाए रखने के बाद भी साम्राज्यवाद महत्वाकांक्षाएं आक्रमण होने लगा और आक्रमण यानी तेज़ी से होने लगा, व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके कारण शिकार जो क्या था, शिकार जो चीन था, इसका शिकार कौन हो गया, चीन देश हो गया। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ। यही कारण हुआ कि राष्ट्रीय चेतना का जो निर्णय लिया गया, राष्ट्र के द्वारा जो निर्णय लिया गया, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण निभाया, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। अब प्रथम महायुद्ध के बाद कौन सा संकट, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। दूसरे उन समय शासकों देशों द्वारा किया गया साम्राज्य को वायदा पूरी नहीं किया हुआ। और वही वो दूसरे साम्राज्य के द्वारा जो वादा किया गया था आर्थिक संकट के बाद, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। बोल सर हमके क्या पीली बाली डिबिया, हमके इसी समय एक नया शब्द आया, कोची न्यू डील। न्यू डील किसे कहते हैं, जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया है। इसी न्यू डील को कह रहा है जन कल्याण की एक बड़ी योजना में संबंधित नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का भी क्या नियत निकला। देखा जाए 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना या समाप्त करना था। अगर देखा जाए 1929 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों का कम करना था, कि आर्थिक मंदी किस प्रकार से आर्थिक मंदी को कम करना चाहिए। जो भी प्रभाव पड़ा आर्थिक मंदी को, जितना भी रूल नियम कानून बनने लगा, जो भी निर्णय लिया गया, सब आर्थिक मंदी को कम करने के लिए निर्णय लिया गया। इसी महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई। ये महामंदी का शुरुआत कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। 1933 तक बना रहा। कब तक बना रहा ये आर्थिक मंदी, 1933 तक ये आर्थिक मंदी बना रहा। इस बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट का उदय हुआ। इसमें कौन, फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट का उदय हुआ। 1932 में उन्होंने नई व्यवस्था जिसका नाम था न्यू डील। और न्यू डील किसको कहते हैं, अभी आपको बताएं, जल कल्याण के बड़ी योजनाओं को, नीतियों को आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक प्रशासनों को नीतियों यानी कि नया नीति बनाने का, नया राजनीतिक क्षेत्र में कोई क्या कहा गया, न्यू डील कहा गया। तो न्यू डील को ध्यान से देने योग बात पूछेगा, न्यू डील का आविष्कार किसने किया, तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने न्यू डील का आविष्कार किया, यानी कि न्यू डील के नाम को दिया। नामक जीवन आर्थिक नीतियों को अमेरिकी में लागू किया। इसमें जल कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू किया गया। इसी में एक जन कल्याण की, सभी लोगों को कल्याण करने के लिए एक योजना लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि और उद्योग में संतुलन लाना। उद्योग में क्या लाना, संतुलन। जो उद्योग हो रहा है उस उद्योग में क्या लाना, यही आपको देख रहे होंगे। फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट अमेरिका के कौन थे, राष्ट्रपति। कौन पति, राष्ट्रपति। कब में, 1932 में। तो क्वेश्चन पूछ देगा 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट किसके राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। यही एक साथ से साथ इतना ही नहीं था कि मानव सभ्यता को भी क्या रखना था, सुरक्षित रखना था। जल कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण करा, कि जल मार्ग स्थानीय विकास के लिए कार्य को के लिए क्या देना, ऋण देना। ऋण मतलब कर्ज देना, ऋण दिया गया ताकि व्यवसाय पनप सके और रोजगार भी लोगों को मिले। अब क्या हुआ, बैंक तो ऋण देने से लिए मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बैंक दिवाले निकल गया था। लेकिन जैसा ही आया न्यू डील आया, फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने ऋण देने के लिए स्टार्ट कर दिया। ऋण इसलिए दिया कि व्यवसाय बढ़े, पनपे, यानी कि रोजगार बढ़े। व्यवसाय बढ़े मतलब कुछ कंपनी खुले तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तभी तो धीरे धीरे क्या चीज़ हो पाएगा, महामंदी से उभर कर हम लोग निकलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में
व्यापार और उत्पादन का नियम, मजदूरी और वृद्धि, काम के घंटे तय किए गए। इसी के दौरान व्यापार में क्या क्या है, मजदूरी उत्पादन में नियम लाए गए। नियम लाने के लिए मजदूरी में बढ़ाया गया, नहीं वृद्धि किया गया कि सभी को आर्थिक संकट से सामना शुरू कर सके। और यही घंटे का समय, जो काम करने का घंटा होता था, पहले 12 घंटा काम कर देते, अब 7 घंटा 8 घंटा काम करने का निर्धारित किया गया। मूल्यों में वृद्धि को रोकने इत्यादि कार्य किया गया। जो मूल्यों में जो है रोकना इत्यादि जो क्या किया गया, कार्य किया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा समान आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास हुआ। अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र में किसानों की एक क्रय शक्ति बढ़ के सामने आया। क्रय शक्ति बढ़ के सामने आया, क्या चीज़ कहने का मतलब, समान आर्थिक स्थिति बढ़ के सामने उभर के सामने आया, जिसके अंतर्गत ले जाना और लाना का काम कर रहा था। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी से निकलने के लिए जो प्रयास हुआ, उसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। इसी समय में यूरोपीय के देशों में इस मंदी में निकलने के लिए जो प्रयास किए गए, सभी प्रयासों को देखने गया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए देश का संघ देशों में 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। इसी समय क्या कृषि प्रधान यूरोपियन देश जो थे, उस देश में संतुलित किया करा कि इसी समय में क्या जो कृषि प्रधान देश थे, ऐसे देश जो कृषि पर विकसित थे, वो ओटावा एगो समझौता हुआ। इस समझौता में क्या ब्रिटिश साम्राज्य का एक अलग देश बना, संघ बना है। इसमें एक समझौता हुआ, समझौता 1932 में समझौता हुआ। कहाँ हुआ था, ओटावा में, इसलिए नाम पड़ा है ओटावा समझौता। इसमें कहा गया कि जो कृषि देश है उनका आयात निर्यात फिक्स होगा। ये नहीं कि जितना मन में कोई एक देश है जो 50 बार निर्यात कर रहा है, एक देश एक बार आयात कर रहा है, यानी कि कम माल का आयात कर रहा है। सभी देश को समान सुविधा दिया जाएगा और सभी देश समान रूप से आयात निर्यात करेंगे। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश ने ओलस्को गुट जैसे क्षेत्रीय प्रबंधन भी किए और बहुत से छोटे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, ये दोनों अपने में क्या किया, प्रबंधन का समझौता कर लिया। 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ, जिसमें जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। यही कारण हुआ कि लोजास में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जर्मनी में क्षतिपूर्ति का कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े। किस लिए कम कर दिया जाए कि क्या चीज़ बढ़े, व्यापार बढ़े। इसी समय फ्रांस के विदेशी मंत्री बिरिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया। इसी समय फ्रांस के जो थे विदेश मंत्री, इन्होंने क्या एक सुझाव दिया कि आर्थिक संघ बनाओ। कौन सा आर्थिक संघ, पहली बार यूरोप में पहली बार आर्थिक संघ बनने जा रहा था। किनके द्वारा, फ्रांस के विदेश मंत्री द्वारा के नियम लाया गया था, जो सफल नहीं हुआ। ये तो लाया गया, बना भी, लेकिन यह आर्थिक सफल नहीं हो पाया। राष्ट्रीय संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसी आर्थिक संकट को बचने के लिए लंदन में 1933 में एक किया गया, एक सम्मेलन स्थापित किया गया, जिसमें 67 देश भाग लें। कितने देश भाग लें, 67, यानी कि 67 देश में आर्थिक संकट पड़ा होगा तभी तो भाग लेने आया है। 67 देश भाग लें। इस सम्मेलन में मुद्रा में स्थिति लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोगी की नीति अपनाने की बात कही। कहा क्या हुआ, इसी में जब 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, इस सम्मेलन में 67 देश भाग लिए। इस सम्मेलन में यही कहा गया कि हम लोग क्या चीज़ करेंगे, नीति का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें मूल्य पर, रुपये पर क्या लगाया जा सके, एक नियत लगाया जाए, सहयोग किया जाए, जिस पर एक आरक्षित व्यापार होगा। इस आरक्षित व्यापार पर, इस व्यापार में स्थिरता आ जाएगा। स्थिरता आने का कारण सभी देश में सुचारू रूप से करेंसी चलने लगेगा, जिसका सभी देश में समर्थन तो किया, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने यह सफल नहीं हो पाया। इस 67 के 67 देश ने सम्मिलित कर दिया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक उसमें तत्कालीन राजनीतिक जो था, उसकी स्थिति ऐसी था जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाया। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। इसी समय एक नया शब्द उभर कर सामने रहा। इस शब्द का नाम था अधिनायकवाद। कौन बात, अधिनायकवाद।
वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियां केंद्रित हो, वह व्यक्ति परिस्थितियों को लाभ उठाकर जनता के बीच नायक को छवि बनाता है। अब अधिनायकवाद मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश में पूरा शक्ति उसी के अंदर चल जाए। जैसे अभी देखिए पूरे देश में कुछ ही है, अधिक नायकवाद कुछ है, नरेंद्र मोदी, पूरा देश में कुछ ही है। हमारे प्रधानमंत्री के पास ही कुछ पूरा शक्ति पहुंच गया है। अब पूरा शक्ति पहुंच गया है, अब वो छवि को लाभ उठावे या उसी को नायक बन जाए, उसी से हीरो बन जाए, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा शक्ति है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पार्ट वीडियो 4 जो था, जो आज इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो बड़ा टाइम भी हो गया। तो अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।